वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 की चौथी इकाई देश के नाम संदेश पाठ का अभ्यास करने जा रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, देश के नाम संदेश यह पाठ एक पत्र के माध्यम से लिखा हुआ पाठ है, अर्थात दूसरे शब्दों में कहे तो यह देश को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा गया है। और पत्र के बारे में हम जानते ही हैं कि पत्र संदेशा व्यवहार का एक अति प्राचीन माध्यम है, एक ऐसा माध्यम जो कई साल पुराना और सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। यानी कि विद्यार्थी मित्रों, पत्र एक ऐसा माध्यम है कि जो हमसे कई दूर बसे हमारे जो संबंधी है, हमारे परिवारजन है तथा हमारे जो मित्र है, उन तक हमारी जो बात है, हमारे मन की जो बात है, वो हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ सरकारी कामकाज हो या सरकारी कार्यालय है, वहां पर अगर हमें कोई शिकायत देनी है तो वो भी हम पत्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। पहले पत्र का महत्व था, लेकिन आज मोबाइल फोन आ गए, ईमेल आ गया, जिसके कारण ये सारे कार्य हम इन सभी माध्यमों से करते हैं। लेकिन फिर भी पत्र का अपना ही महत्व होता है, क्योंकि वो एक दस्तावेज बन जाता है, एक प्रूफ बन जाता है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया था। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। यानी कि यह जो पाठ है, जिसका शीर्षक क्या है, देश के नाम संदेश, तो यहाँ पर हमारे भारत के पूर्व जो राष्ट्रपति थे, जिसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उन्होंने दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन एक पत्र लिखा, और पत्र का क्या नाम था कि "क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट है"। इस नाम से उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को ईमेल किया, और इस ईमेल में हमारे मन में, नागरिकों के मन में देश के प्रति गौरव जागृत हो, गौरव की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख उन्होंने दी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का देश के नाम जो संदेश है वो पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मातृ छाया ऊंची शेरी, गांव मैशपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12 यानी कि दिसंबर 2011। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। यानी कि यहाँ पर हर्ष को पत्र लिखा जा रहा है। हम आगे पढ़ते हैं पत्र में। "मैं यहाँ सकुशल हूँ।
आशा है वहां सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ पर एक मित्र है जो अपने दूसरे मित्र हर्ष को पत्र लिखता है और फिर उसकी सकुशलता पूछता है। उसके बाद वो क्या कहता है कि मैंने अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम जो ईमेल भेजा था वो मैंने पढ़ा है, वही ईमेल मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। अब इस ईमेल की शुरुआत होती है। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। बराबर। यानी कि इस पत्र की शुरुआत में हमारे पूर्व राष्ट्रपति एक प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न? ईमेल में वो पूछते हैं कि क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो यह ईमेल, यह पत्र, यह संदेश आप पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं। सबसे पहले वो क्या बताते हैं? हमारे देश के जो लोग हैं उसकी जो सोच है उसके बारे में वो कहते हैं। क्या कहते हैं? आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी अर्थात किसी काम की नहीं है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, तकियानोशी हो गए हैं, बहुत ही पुराने हो गए। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सब है हमारी सोच। यानी कि वो पत्र की शुरुआत में आम जनता है, यानी कि हम सब जो देशवासी है, उनकी जो समस्याएं हैं वो दिखाई गई है। क्या हमारी समस्या है? कि हम कहते हैं कि हमारी जो सरकार है वो निकम्मी हो गई है। निकम्मी यानी कि किसी भी काम की नहीं है, सरकार कोई काम ही नहीं कर रही, ऐसी फरियाद हमारी है। और फिर वो क्या कहते हैं आगे कि हमारी समस्या यह है कि हमारे कानून पुराने पड़ गए। यानी कि हमारे कानून के जो नीति नियम है वो सब कैसे हो गए? बहुत ही दकियानूशी हो गए, पुराने हो गए, किसी काम के नहीं है, सरकार कुछ काम ही नहीं करती। हम कहते कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, चारों ओर गंदगी है, कहीं पर भी साफ सफाई नहीं हो रही नगर पालिका के द्वारा। ऐसी फरियाद हमारी है आम जनता की। फिर हमारी फरियाद क्या है कि हमारे फ़ोन काम नहीं कर रहे, नेटवर्क नहीं आ रहा है, रेलवे है वो बहुत ही मजाक बन गई है, एयरलाइन जो है वो हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब है, चिट्ठी जो है वो समय से मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सब हमारी देश को लेकर समस्याएं, शिकायतें हैं। हम ऐसी इतनी सारी शिकायतें करते रहते हैं सरकार को कि आप किसी काम के नहीं हो, आप निकम्मे हो, आप स्वच्छता नहीं रखते, कचरा नहीं उठाते, आपके जो कानून है वो पुराने पड़ गए हैं, आपकी जो रेलवे है वो बहुत ही गंदगी से भरपूर है। ऐसी ये सारी हमारी समस्याएं। तो डॉक्टर कलाम पहले हमारे सामने वो समस्याएं रखते हैं जो हमारी सरकार के प्रति है। फिर आगे वो क्या कहते हैं, चलो हम देखते हैं। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं, आपने इस बारे में क्या किया? बराबर। मतलब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप सिर्फ शिकायत ही करते रहते, बार बार शिकायत ही शिकायत,
आप ये नहीं करते, आप स्वच्छता नहीं रखते, आप कचरा नहीं उठाते, आप हमारे देश की संदेशा व्यवहार को या एयरलाइन को आगे नहीं बढ़ाते। ये सारी फरियादें हम बार बार करते ही रहते, लेकिन इसके बारे में हम कुछ भी नहीं सोचते। फिर वो क्या कहते हैं कि फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। अब डॉक्टर कलाम हमें सोचने के लिए कहते हैं, कल्पना करने के लिए कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, वो कहाँ जा रहा है? सिंगापुर। अब ऐसा मानो कि हम ही सिंगापुर जा रहे हैं, मतलब कि उसे हमें अपना नाम देना है। जैसे कि आपका नाम राहुल है, तो मान लीजिए कि राहुल सिंगापुर जा रहा है, या आपका नाम ज्योति है, तो मान लीजिए कि ज्योति सिंगापुर जा रही है, बराबर। अब वहां जाके क्या करना है? देखिए, आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपने सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं, बराबर। यानी कि आप सिंगापुर गए और वहां पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है, वहां पर आप क्या करते हैं? उतरते हैं। और फिर सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का जो टुकड़ा है बचा हुआ, वो कहीं सड़क पर नहीं फेंकते और ना ही खुली स्टोर में खाना खाते। क्यों? क्योंकि सिंगापुर में इसके कायदे कानून है। सड़कों पर सिगरेट फेंकना या कहीं कचरा फेंकना गुनाह माना जाता है, सजा मिलती है। साथ ही साथ खुली स्टोर में खाना भी गैर कानूनी माना जाता है, इसलिए आप वहां जाके नहीं करते। सही बात है। दूसरा, आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। रश्क महसूस होना यानी कि गर्व महसूस होना, यानी कि वहाँ की स्वच्छता को देखकर, वहाँ के अच्छी व्यवस्था को देखकर आपको क्या होता है? गर्व महसूस होता है कि देखो सिंगापुर कितना अच्छा है, हमें तो गौरव है सिंगापुर पर कि इतनी साफ सफाई, इतनी सुंदरता, इतनी व्यवस्था हमारे देश में क्यों नहीं। फिर आगे, आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आर्चर्ड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। यानी कि शाम को 5 बजे आप सिंगापुर में आर्चर्ड रोड पर कार चलाते हो और वहां पर अपना टोल टैक्स भी भरते हो। कितने रुपए? करीबन 60 रुपये। अब क्या होता है, अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं। कहते हैं क्या? बराबर। मतलब कि आपने सिंगापुर में पार्किंग में गाड़ी पार्क करने का निर्धारित समय होता है कि इतने समय तक ही आप वहां पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको समय लेना है तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, उसके पैसे भरने पड़ेंगे। लेकिन सिंगापुर में आप कुछ नहीं कहते। वहाँ पर क्या कहेंगे? वहाँ पर तो जो नियम है, जो कायदे कानून है, उसका आप पालन करते हो, क्योंकि वहाँ के कायदे कानून बहुत ही सख्त होते हैं। अगर उसके विरुद्ध गए तो सजा मिलेगी। इसलिए आप आर्चर रोड पर जाते हो तो टोल टैक्स भी भरते हो, कहीं पर इधर उधर कचरा नहीं फेंकते हो। साथ ही साथ अगर आपको ज़्यादा समय बिताना है तो पार्किंग के पैसे भी भरते हो। ये सब सिंगापुर में आप करते हो। फिर दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। और फिर दुबई में एक नियम होता है कि जब भी
रमजान का महीना चलता है तब सार्वजनिक रूप से खाना खाने का गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान लोग रमजान का उपवास करते हैं और उसी कारण सार्वजनिक रूप से कोई भी नहीं खा सकता। अगर आप दुबई जाओगे तो आप भी नहीं खाओगे, और साथ ही साथ जिहाद में बिना सिर ढके आप वहाँ बाहर भी नहीं निकलते। वहाँ के सारे नियम और कायदे कानून का आप पालन करते हो। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है। यानी कि अगर आप वॉशिंगटन में गए तो 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाना गैर कानूनी माना जाता है, इसलिए आप उससे ऊपर गाड़ी की स्पीड भी नहीं बताते। और पलटकर आप ड्राइवर से ये भी नहीं कहते कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ, फला मेरा बाप है, क्योंकि वहाँ पर कायदे कानून सबके लिए एक समान है। अगर नियम के विरुद्ध गए तो सबको एक ही सजा मिलेगी, इसलिए आप वहाँ पर जाकर कुछ भी नहीं कहोगे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अगर गए और वहाँ पर अगर समुद्र किनारे पर आप घूमने गए तो वहाँ पर अगर आपने नारियल पानी पिया है तो खाली नारियल आप हवा में नहीं उछालते। क्यों? क्योंकि वो नियम के विरुद्ध है। अगर किसी ने देख लिया तो जेल में डाल देगी या फिर पैसे लेंगे। लेकिन भारत में आते ही सब बदल जाता है। इंडिया में सब कुछ चलता है। टोक्यो पे आप सड़कों पर पान की पीक क्यों नहीं थीकते? टोक्यो जो है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। वहाँ पर सड़कों पर इधर उधर पान की पिचकारी नहीं फेंकी जाती, वो दंडनीय माना जाता है, तो आप वहाँ पर नहीं थूकते। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? मतलब कि बोस्टन में डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जो होता है, जाली योग्यता यानी कि डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बनाकर लोग अपना काम करवा लेते हैं, तो बोस्टन में वो बहुत बड़ा गुनाह माना जाता है, इसलिए वहाँ पर वो हम खरीद नहीं सकते। तो डॉक्टर कलाम फिर बीच में याद दिलाते हैं कि मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके। मतलब कि इन सारे माध्यमों से डॉक्टर कलाम हमें कहते हैं कि आप बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वॉशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, सिंगापुर, इन बड़ी बड़ी कंट्रियों में आप जाते हो, वहाँ के सारे नीति नियम कायदे कानून का आप पालन करते हो, कहीं पर भी इसका विरोध नहीं कर सकते और करते भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो कायदे कानून बनाए हैं, इसलिए हमें उसका पालन करना है। फिर डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं? डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। मतलब कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आप दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ के नीति नियम सभी कायदे कानून का बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ पालन करते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था की बारी आए, अपने देश की बारी आए तो सब कुछ भूल जाते हो। वो क्या कहते हैं कि भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहां तहां फेंकते हैं। मतलब कि जैसे ही भारत की भूमि पर आपने कदम रखा कि आप सिगरेट पीकर उसका टुकड़ा कहीं पर भी सड़कों पर फेंक देते। सिंगापुर में आपने ऐसा नहीं किया, तो सिंगापुर अपना देश थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी वहाँ के नियमों का आपने पालन किया, लेकिन भारत में नहीं।
भारत में भी नियम बनाए हैं, लेकिन हम वहां पर पालन नहीं करते, अपनी व्यवस्था के बारे में नहीं देखते, कागज के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं, तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? मतलब कि अगर दूसरे देश में आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हो वहां जाकर, तो अपने देश के लिए अच्छे नागरिक आप क्यों नहीं बन सकते? दूसरे देश में अगर हम हवा में नारियल नहीं उछालते, तो भारत के समुद्र के किनारे पर घूमने जाते हो तो ऐसे ही हवा में नारियल क्यों उछालते हो? दूसरे देश में आप सड़कों पर पान की पीक नहीं थूकते, तो भारत में इधर उधर यहाँ वहां आप पान की पीक क्यों थूकते हो? दूसरे देश में आप जाली प्रमाण पत्र नहीं बनाते, वहां पर अच्छे नागरिक आपको बनना है, तो भारत में ऐसे बुरे काम क्यों करते हो? दूसरे देश में 55 मील प्रति घंटा उससे ज्यादा स्पीड में आप गाड़ी नहीं चलाते, क्योंकि वहां का नियम है। तो फिर अपने देश में इस नियम का पालन क्यों नहीं करते? ऐसा डॉक्टर कलाम का कहना है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस पाठ का यहाँ तक ही अभ्यास करेंगे। आगे का अभ्यास हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।